गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू लक्ष्य एकेडमी। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 1 से ज्योग्राफी चैप्टर 2 लैंड, सॉइल, वाटर एंड नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। भूमि, मृदा, जल और प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव संरक्षण। Dear students, in last chapter we have discussed about resources। हम जो है पिछले चैप्टर में रिसोर्सेज के बारे में पढ़ चुके हैं। हम जो है पिछले चैप्टर में संसाधन के बारे में जान चुके हैं। हमने जाना कि संसाधन जो है प्रकृति द्वारा दी गई बहुमूल्य वस्तुएं हैं जो आदमी की नीड्स को, उनकी संतुष्टि, उनकी जो डिजायर है उनको फुलफिल जो है करती है। तो स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पे जो है डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो हमारा बिल्कुल सबसे महत्वपूर्ण जो रिसोर्स है, जो संसाधन है, लैंड, भूमि, मृदा। हम सभी जो इस मृदा पे रहते हैं, इस जमीन पे रहते हैं। विदाउट लैंड वी कैन नॉट इमेजिन ऑफ लाइफ। बगैर भूमि के हम जो जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। तो लैंड यूज पैटर्न क्या है, लैंड जो है कितने परसेंट है, कहाँ पे जो है कितनी पॉपुलेशन रहती है, वो सभी बातें जो हम डिस्कस करेंगे इसी टॉपिक में, लैंड यूज पैटर्न में। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे आ जाइए, इस फिगर पे आप जो नजर दौड़ाइए। ये जो है हमारी एक तरह से जो पृथ्वी है, जो अर्थ है, उसका जो एक ओवरव्यू, एक पिक्चर जो है मैंने बनाने की कोशिश की है। यहाँ पे मैं बता दूं कि ये पूरी पृथ्वी है और यहाँ पर जो है आप देखेंगे कि 70% हिस्से पर जो है पृथ्वी के जो है पानी अवेलेबल है। यानी कि जो हमारी पृथ्वी है, उस पूरी पृथ्वी के जो है 70% हिस्से पर जो है वाटर है और जो हमारे पास जो जमीन है वो केवल 30% पार्ट हमारे हिस्से में आती है। जमीन केवल 30% है। लेकिन अब यदि मैं आपको बताऊं कि ये जो 30% लैंड है, ये भी जो है हमारे लिए सारी की सारी जो है रेजिडेंशियल नहीं है, सारी की सारी एग्रीकल्चर नहीं है। यहाँ पर भी हमें जो है डिफरेंट जो टोपोग्राफी देखने को मिलती है, अलग अलग स्थलाकृति देखने को मिलती है। इनमें जो है हम देखेंगे, सबसे पहले आते हैं प्लेन्स, आते हैं मैदान, आते हैं, ठीक है। मैदान के बाद उसके बाद आते हैं माउंटेन्स, आते हैं माउंटेन्स आते हैं और उसके बाद भी जो हम यहाँ पर देखेंगे कि बहुत सारे जो एरियाज हैं वो क्या है, कवर्ड बाय स्नो, बर्फ से ढके हुए बहुत सारे एरियाज हैं। उसके बाद डेजर्ट आते हैं, रेगिस्तान आते हैं, मरुस्थल आते हैं। आप देखेंगे कि जो हमारा 7th प्लैनेट जो कॉन्टिनेंट है वो पूरी तरह से बर्फ से ढका हुआ है। उसके बाद माउंटेन की बात करें, हिमालय जोन की बात करें, तो वो पूरी तरह से जो है बर्फ से जो है कवर है। तो हम यहाँ पर यदि लैंड की बात करें तो लैंड का केवल और केवल एक छोटा सा पार्ट जो हमारे लिए रहने के काबिल है, हम उस पर सर्वाइव कर पाते हैं। अब आपको जो है बता दूं कि पूरे वर्ल्ड की 90% पॉपुलेशन जो है वो केवल पूरी अर्थ के, पूरी लैंड के जो है 30% हिस्से पर रहती है। ठीक है, बड़ा ही अपोजिट सा है कि 90% पॉपुलेशन है, ठीक है। 90% पॉपुलेशन जो है पूरी पृथ्वी के जो है 30% हिस्से पर सर्वाइव करती है और उसके बाद जो बाकी बचा जो हिस्सा है वो या तो जमीन का जो बचा हुआ हिस्सा है 70% जो लैंड है वो या तो कहीं ना कहीं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे से जो है रहने के लायक नहीं है, या वहाँ पे बिल्कुल जो है बिल्कुल कम जनसंख्या, लगभग जो 10% जनसंख्या है वो 70% हिस्से पर जो है दाएं बाएं में बिखरी हुई है। यानी कि वो बिल्कुल जो है विरल जनसंख्या है, वहाँ पर जो है डेंसली पॉपुलेशन नहीं है, बहुत कम जनसंख्या वहाँ पे पाई जाती है। ये तो कुछ फैक्ट जो है लैंड यूज पैटर्न, यानी कि 70% टोटल वो पूरी पृथ्वी में वाटर पाया जाता है, 30% लैंड है और 30% लैंड में से भी 90% पॉपुलेशन जो पूरी लैंड के 30% हिस्से पर रहती है और जो 70% भूमि जो है जमीन है वो या तो बिल्कुल फैलो लैंड है, बिल्कुल निर्जन है, वहाँ पे जंगल पाए जाते हैं, वहाँ पे जो है फॉरेस्ट पाए जाते हैं, या वहाँ पे डेजर्ट पाए जाते हैं, रेगिस्तान पाए जाते हैं, या बिल्कुल वो जो है स्नो कवर्ड है, ठीक है। तो ये तो हुआ एक ओवरव्यू हमारी लैंड का, हमारी जमीन का, कि हम जो कितना इसको यूटिलाइज करते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है लैंड यूज पैटर्न। लैंड यूज पैटर्न का मतलब है कि हम पूरी पृथ्वी का, पूरी धरती का, पूरी जमीन का जो किस प्रकार से यूज कर सकते हैं, क्या क्या जो हम यहाँ पर जो है देख सकते हैं, क्या क्या चीज़ें हमें यहाँ देखने पर मिलती है। तो हम देखेंगे कि सबसे पहला जो हमारे यूज है जो लैंड का, वो हम जो है रेजिडेंशियल यूज कर सकते हैं, ठीक है। रेजिडेंशियल यानी कि रिहाइश के लिए यूज करते हैं, रिहाइश के लिए हम जो है जमीन का यूज कर सकते हैं। सेकंड क्या है, सेकंड हम देखेंगे वहाँ पर हम जो है एग्रीकल्चर करते हैं।
कृषि योग्य भूमि जो हम यूज करते हैं, कितने परसेंट जो है कृषि योग्य भूमि जो हम यूज करते हैं, ये सारी की सारी बातें हम जो है वन बाय वन जो है इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो है नंबर 3 पे हम देखेंगे कि हमारी वहाँ पर रोड्स हैं, सड़कें हैं, रोड्स हैं और हमारी बिल्डिंग्स हैं, ये सभी चीज़ें भी जो हम अपनी लैंड पर बना सकते हैं, हम अपनी ज़मीन पर बनाते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे कि नंबर 4 पर हम देखेंगे यहाँ पर हम माइनिंग करते हैं। माइनिंग का मतलब होता है खनन करते हैं, खनन यानी कि खान खोदना जो है, ये सभी चीज़ें जो भी हम जो है अपनी इस लैंड पर जो 30% पार्ट्स है इस पे यूज करते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं। और उसके बाद जो है ट्रेड्स लगा लीजिए या इंडस्ट्रीज लगा लीजिए, वो सभी चीज़ें इसी में आ जाएगी, ठीक है, इंडस्ट्रीज आ जाएगी। ऑल दिस आर इंक्लूड इन लैंड यूज पैटर्न, ठीक है, ये पैटर्न है जो इसको हम जो यूज करते हैं जमीन का। तो बच्चों जो आप इन चीज़ों को जो बड़ी अच्छी तरीके से समझ लेना। रेजिडेंशियल का मतलब होता है रिहाइश, जहाँ पर मानव रहते हैं। देखिए हम सब जो जिस जमीन पर रहते हैं वो भी एक लैंड यूज पैटर्न है। उसके बाद एग्रीकल्चर है, हम देखते हैं कुछ जो रूरल एरिया वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो जानते हैं कि खेती जो है किस प्रकार की जाती है। कुछ शहरी वाले लोग हैं वो इंडस्ट्रीज एरिया को अच्छी तरह जानते हैं। जो माउंटेन पर रहने वाले लोग हैं, पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाले स्टूडेंट्स हैं, वो जो है अपने चारों ओर जो माउंटेनिंग एरिया को देखते हैं। तो मीन्स हम जिस सराउंडिंग जो हमारी जो इन्वायरमेंट है जो उसके अकॉर्डिंग हम जो देख पाते हैं और लैंड यूज पैटर्न को अच्छी तरह से हम उसको समझ सकते हैं अपने सराउंडिंग देख के। उसके बाद रोड्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, सड़कें बनी होती हैं, हम जो यूज करते हैं ट्रांसपोर्ट के लिए। बिल्डिंग्स हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, जैसे मान लीजिए स्कूल्स होते हैं, इंडस्ट्रीज होती है, ठीक है, वो सभी बिल्डिंग्स आ जाती है। फिर माइनिंग है, माइनिंग का मतलब होता है खनन। जैसे मान लीजिए हम खनन करते हैं, खनन से हम जो कोयला निकालते हैं जमीन से, पेट्रोलियम निकालते हैं, एलपीजी निकालते हैं, सीएनजी निकालते हैं, ये सभी माइनिंग से निकालते हैं। फिर स्टोन्स निकालते हैं, हम जो है नॉन मेटल्स निकालते हैं, जैसे मान लीजिए मार्बल्स हो गया, ग्रेनाइट्स हो गया, ये कुछ स्टोन्स हैं जो नॉन मेटल्स में आ जाते हैं माइनिंग, वो भी हम जो है ज़मीन से निकालते हैं। उसके बाद इंडस्ट्री है, उद्योग धंधे आ जाते हैं, फिर ट्रेड्स आ गया, व्यापार आ गया, ठीक है। ऑल दिस एक्टिविटी वी डू ऑन लैंड, हम जो जमीन पर सभी जो एक्टिविटी करते हैं। तो ये तो हुआ लैंड यूज पैटर्न। उसके बाद हम देखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग द लैंड। अब देखिए मैंने बताया कि पूरी जमीन जो है, पूरा लैंड, पूरी लैंड का जो है केवल 30% का जो पॉपुलेशन रहती है। ऐसे कौन से काम हैं जो जमीन के जो है यूज को इफेक्ट करते हैं? तो यहाँ पे हम इसको जो लिख सकते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग द यूज द लैंड यूज पैटर्न, लैंड यूज पैटर्न, ठीक है, लैंड यूज पैटर्न। वो कौन से फैक्टर्स हैं जो जमीन को जो है यूज करने में यानी कि उसको प्रभावित करते हैं, वो कौन कौन से काम आ जाते हैं? तो सबसे पहले हम लिखेंगे इसमें टोपोग्राफी कैसी है, जमीन की टोपोग्राफी यानी कि उसका जो धरातल है वो कैसा है। अब बात करता हूँ रिहायश की। मान लीजिए जो पॉपुलेशन है, जो जनसंख्या है, वो सबसे ज़्यादा मैदानी भागों में पाई जाती है। क्या पहाड़ी एरिया में जनसंख्या पाई जाती है? बहुत ज़्यादा। तो आपको क्वेश्चन होगा नो, क्योंकि पहाड़ी एरिया जो है रहने के काबिल नहीं होती। वहाँ पर ना तो हम अच्छी तरह से सड़कें बना सकते, ना वहाँ पर हम अपना अच्छा मकान बना सकते, ना हमें वहाँ पर जो है इंडस्ट्री जो है बना सकते। तो मीन्स सबसे पहले आती है उसकी टोपोग्राफी या उसका धरातल कैसा है। यदि सड़क जो है, यदि ज़मीन जो है उबड़ खाबड़ है, पहाड़ी एरिया है, ठीक है, या तो मान लीजिए वहाँ पर माउंटेनिंग एरिया है, ठीक है, वहाँ पर पहाड़ है, पर्वत है, तो हम वहाँ पर मकान नहीं बना सकते। नंबर 2 पे यदि मान लीजिए वहाँ पर मार्शी एरिया है, दलदली एरिया है, तो भी हम वहाँ पर मकान नहीं बना सकते। उसके बाद यदि वहाँ पर वो डेजर्ट है, रेगिस्तानी एरिया है, तो वहाँ पर भी हम जो है रह नहीं पाएंगे, ठीक है। तो ये सभी फैक्टर्स जो हैं इफेक्ट करते हैं लैंड यूज पैटर्न को, कि मानव जो है वहाँ पर हम जो किस प्रकार रह सकते हैं, वो ज़मीन हमारे लिए यूज करने के लायक है या नहीं है, तो वो टोपोग्राफी में आ गई, धरातल में आ गई, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे, इसमें हम टोपोग्राफी भी लिख सकते हैं और इसमें जो इसका स्लोप भी लिख सकते हैं, उसका जो ढाल लिख सकते हैं, पृथ्वी का ढाल कैसा है। नंबर 2 देखेंगे हम क्लाइमेट, ठीक है, नंबर 2 पे आ जाएगी क्लाइमेट। क्लाइमेट में मीन्स जलवायु। अब जलवायु वहाँ की कैसी है, ठीक है, जलवायु वहाँ की कैसी है। मान लीजिए एक ऐसा क्षेत्र है, एक ऐसा एरिया जहाँ पर लगातार जो बारिश होती रहती है, तो क्या वहाँ पर जो लाइफ पॉसिबल हो पाएगा?
आप कहेंगे कि नहीं। और उसके बाद वहाँ पर मान लीजिए हम राजस्थान की बात करें या सहारा डेजर्ट की बात करें, सहारा रेगिस्तान की बात करें, क्या सहारा रेगिस्तान में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन पाई जाती है? वहाँ पर बिल्कुल जो है जीरो पॉपुलेशन जो वहाँ पे पाई जाती है। कारण क्या है? क्योंकि वहाँ पर जो क्लाइमेट है वो क्लाइमेट जो है इस काबिल नहीं है कि वहाँ पर जो है पॉपुलेशन जो है इंक्रीज हो सके या पॉपुलेशन जो है सर्वाइव कर सके। उसके बाद यहाँ पर मान लीजिए क्लाइमेट में आ जाता है, क्लाइमेट में टेम्परेचर आ जाता है। यदि क्लाइमेट के कंपोनेंट्स की बात करें, इसमें मैं इंक्लूड कर देता हूँ, यदि क्लाइमेट की बात करें तो वहाँ पर टेम्परेचर आ जाएगा, ठीक है, वहाँ का टेम्परेचर कितना, वहाँ का तापमान कितना है। उसके बाद नंबर 2 की बात करें, वहाँ पर रेनफॉल कितना है। यदि रेनफॉल लगातार वहाँ पर रेनफॉल होता रहता है, बारिश आती रहती है, बाढ़ आती है, फ्लड्स आ जाती है, तो वहाँ पर लोगों का रह पाना जो है पॉसिबल ही नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं फैक्टर्स हैं, ये फैक्टर्स हैं जो पॉपुलेशन को जो है इंक्रीज करते हैं, जो लैंड यूज पैटर्न को इफेक्ट करते हैं कि हम जो है उस जमीन को यूटिलाइज कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आप जो है अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। यदि फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप मुझे जो है कमेंट करके जरूर लिखिए, सर जो है हमें ये पॉइंट्स क्लियर नहीं हुआ, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे इस बारे में जरूर शेयर करूंगा। पिछले वीडियो में मैंने जो है कुछ बच्चों का कमेंट था, मैंने वो जो है वहाँ पे शेयर किया था। तो इसी तरह से यदि आपको कोई भी पॉइंट क्लियर नहीं होता तो आप हमें जो है उस पॉइंट्स के बारे में जरूर लिखिए, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। यदि थर्ड पॉइंट की बात करें हम, तो तीसरा पॉइंट हम यहाँ पे यूज करेंगे वाटर, अवेलेबिलिटी ऑफ द वाटर। अब किसी भी पर्टिकुलर एरिया में, किसी भी जो है रेजिडेंशियल एरिया में हमारे लिए सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट, जो जरूरी, जो हमारी फंडामेंटल नीड्स है, जो हमारी बेसिक जरूरत है, उनमें आ जाता है वाटर। अब यदि मान लीजिए किसी एरिया में या किसी पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया में वाटर की अवेलेबिलिटी नहीं है, पानी की सुविधा नहीं है, तो वहाँ पर भी हम उस लैंड को यूज नहीं कर सकते, क्योंकि पानी हमें किस किस फील्ड में चाहिए। पानी सबसे पहले तो हमारी बेसिक नीड है, हमें अपनी प्यास बुझाने के लिए पानी चाहिए। दूसरा क्या है, जब हम एग्रीकल्चर करेंगे, कृषि करेंगे, खेती करेंगे, तो वहाँ के लिए हमें पानी चाहिए बहुत ज़्यादा। तो ये भी जो है पानी, अवेलेबिलिटी ऑफ द वाटर, पानी की उपलब्धता भी जो है जमीन के, भूमि के लैंड यूज पैटर्न को इफेक्ट करती है। नंबर 4 पे आ जाएंगे हम, सोयल, वहाँ की मिट्टी कैसी है, वहाँ की मिट्टी उपजाऊ है, वहाँ की मृदा कैसे है। यदि मृदा वहाँ पर डेजर्ट है, रेगिस्तानी है, रेतीली है, तो लोग वहाँ पे नहीं रहेंगे। जाहिर सी बात है कि जहाँ पर खेती नहीं हो पाती, यानी कि रेती रेत होगा, वहाँ हम रहना पसंद करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्या है, उसी में यदि सोयल, यदि जहाँ पर मिट्टी बहुत ज़्यादा उपयोगी, जहाँ पर बहुत ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी होगी, वहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होगी। एग्जाम्पल देता हूँ मैं, भारत का जो उत्तरी क्षेत्र है, जो उत्तर भारत का विशाल मैदान है, जिसको हम एलोवियल प्लेन कहते हैं, जलोढ़ मैदान कहते हैं, वहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा डेंस पॉपुलेशन पाई जाती है, बहुत ज़्यादा जनसंख्या पाई जाती है। डेंस पॉपुलेशन का मतलब होता है सघन जनसंख्या। भारत का जो उत्तरी भारत का जो क्षेत्र, जिसमें हरियाणा आ जाएगा, पंजाब आ जाएगा, उत्तर प्रदेश, बिहार, ये सारा का सारा जलोढ़ मैदान में आता है, क्योंकि यहाँ की मिट्टी बहुत ज़्यादा उपजाऊ है। फिर यहाँ का जो मैदान है वो बिल्कुल पैरेलल है, यहाँ पर पानी भी आसानी, ये सारी की सारी चीज़ें देखेंगे आप वहाँ पे है। उत्तर भारत के क्षेत्र में देखिए, टोपोग्राफी कैसी है, मैदान बिल्कुल समतल है, इसलिए वहाँ पर जनसंख्या बहुत ज़्यादा पाई जाती है। क्लाइमेट कैसी है, देखिए हरियाणा की क्लाइमेट कैसी है, पंजाब की क्लाइमेट कैसी है, उत्तर प्रदेश की क्लाइमेट कैसी है, ना यहाँ पे ज़्यादा बारिश होती है, ना यहाँ पे ज़्यादा तापमान होता, बिल्कुल एक अच्छी मज़ेदार जो क्लाइमेट है, जिसमें हम आसानी से सर्वाइव कर सकते हैं। उसके बाद वाटर की बात करें तो हरियाणा में देखिए पानी आसानी से मिल जाता है, पंजाब में आसानी से पानी मिल जाता है, उत्तर प्रदेश में पानी आसानी से मिल जाता है। तो वाटर अवेलेबिलिटी ऑफ द वाटर इज एसेंशियल फॉर लैंड यूज पैटर्न, इट्स ओके। उसके बाद सोयल देखते हैं, तो सोयल की तो क्या कहने की, हरियाणा पंजाब की मिट्टी हमारे भारत की उपजाऊ मिट्टी है, जो गंगा और सिंधु नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी है, वो मिट्टी बहुत ज़्यादा उपजाऊ है। हम देखते हैं कि हमारी मिट्टी में हर प्रकार की फसल हो सकती है। आप जो है रबी की फसल उगा लीजिए, खरीफ की फसल उगा लीजिए, जायद की फसल उगा लीजिए, सभी प्रकार की फसलें अच्छी तरीके से होती रही है हमारे हरियाणा में, हमारे पंजाब में देखिए, उत्तर प्रदेश में देखिए, हमारे बिहार में देखिए, तो सभी फसलें अच्छी तरह से हो रही है। तो हमारी यहाँ की सोइल हम कह सकते हैं बहुत अच्छी है। तो ये वो फैक्टर्स हैं जो लैंड यूज को इफेक्ट करते हैं। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर सोइल हो गया, वाटर हो गया, क्लाइमेट होगी, टोपोग्राफी होगी। उसके बाद आ जाता है यहाँ पर फैक्टर अफेक्टिंग द मैन, ह्यूमन यूज, ह्यूमन एक्टिविटी। ह्यूमन एक्टिविटी भी, मानवीय एक्टिविटी भी जो है
लैंड यूज को इफेक्ट करती है। अब मान लीजिए जिस एरिया में पॉपुलेशन ज़्यादा होगी वहाँ पर जो इंडस्ट्री ज़्यादा लगेगी, ठीक है, और इंडस्ट्री ज़्यादा लगेगी तो वहाँ पर जो है, यहाँ पर जो मान लीजिए सबसे पहले आ जाता है पॉपुलेशन, इसमें आ जाती है पॉपुलेशन। यदि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है तो उसी एरिया में पॉपुलेशन इंक्रीज होती चली जाएगी, ठीक है। नंबर 2 पे आ जाते हैं, वहाँ जो बिजनेस है, व्यापार है, वहाँ कैसा है, ठीक है, बिजनेस है वहाँ पे, या मान लीजिए वर्क अवेलेबिलिटी है, ठीक है, कारोबार कितना, वहाँ पर इंडस्ट्री यदि ज़्यादा है तो लोगों को कामकाज बहुत ज़्यादा मिलता रहेगा, तो उस एरिया में जो है कामकाज बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा। अब यदि एग्जाम्पल की बात करूँ तो आप दिल्ली को लीजिए, मेट्रो सिटी को ले लीजिए। अब मेट्रो सिटीज़ में क्या है, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, बेंगलोर, ये सभी क्या है, अहमदाबाद की बात करें, उधर कानपुर की बात करें, तो ऑल दीज आर द मेट्रो सिटीज़ बिकॉज देयर आर सो लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर वर्क, क्योंकि यहाँ पर जो है अपॉर्चुनिटी बहुत होती है, काम के लिए बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी होती है। लोग जो है काम करने के लिए गाँव से जो है शहरों की तरफ चले जाते हैं। ऐसा क्यों है? दिस आर द फैक्टर, ये कारण है। जिस कारण क्या है, बिजनेस, काम, क्योंकि लोग जो काम की तलाश में शहर, गांव से जो है शहरों की तरफ चले जाते हैं, जिसको जो है वर्क माइग्रेशन कहा जाता है, कामकाजी जो है प्रवास कहा जाता है, और इसलिए यहाँ पर जो है बिजनेस और वर्क और इंडस्ट्रीज भी जो है लैंड यूज पैटर्न को इफेक्ट करती है। तो स्टूडेंट्स ये कुछ कारण थे जो लैंड यूज को इफेक्ट करती हैं। आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा अच्छी तरह से। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है टाइप्स ऑफ लैंड। हम लैंड यानी भूमि जो है हम यहाँ पे सिर्फ दो एक ही बेसिस पे पढ़ेंगे, स्वामित्व के आधार पर, बेसिस ऑफ ओनरशिप, यानी कि मालिकाना हक आधार पर जो है हम जमीन को जो है दो तरह से बांट सकते हैं। सबसे पहला जो हम इसमें देखेंगे, सबसे पहला होता है इंडिविजुअल लैंड, इंडिविजुअल लैंड, ठीक है। ये सबसे पहले जो व्यक्तिगत जिसको हम बोलेंगे इंडिविजुअल लैंड आ जाएगा, व्यक्तिगत जो हम इसको कहेंगे। उसके बाद नंबर 2 पे आ जाता है कम्युनिटी लैंड, ठीक है, कम्युनिटी लैंड या मान लीजिए कोऑपरेटिव लैंड। कम्युनिटी, इंडिविजुअल में तो व्यक्तिगत आ गया, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई एक अकेले व्यक्ति की जमीन है, लैंड है, तो वो इंडिविजुअल लैंड में आ जाएगा। कम्युनिटी या सामुदायिक लैंड में आ जाएगा, जिसको हम जो है जो किसी समुदाय के लैंड आते हैं, जैसे मान लीजिए इसमें पार्क हो गए, ठीक है, पार्क्स हैं, ठीक। उसके बाद मान लीजिए गवर्नमेंट कुछ लोन है, जैसे मान लीजिए सेंचुरी आ जाती है, ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आ गई, तो वो सभी जो क्या है कम्युनिटी लैंड में आ जाते हैं। इंडिविजुअल की बात करें, किसी व्यक्ति का जो फार्म हाउस है तो वो उसका इंडिविजुअल हो गया, व्यक्तिगत हो गया। तो यहाँ पर सिर्फ इतनी बात करेंगे हम टाइप्स ऑफ लैंड। उसके बाद आता है कंजर्वेशन ऑफ लैंड। अब देखिए मैंने आपको बताया भूमि क्या है, भूमि हमारे लिए एक बहुत बड़ा रिसोर्स है, संसाधन है, जिसके बगैर हम जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन आज का जो मानव है, आज के मानव ने लैंड यूज को इतना ज़्यादा यूटिलाइज करना शुरू कर दिया कि हमने लैंड को कंजर्व करना पड़ेगा, उसको संरक्षण देना पड़ेगा। ऐसी कौन सी सर्कमस्टांसेस हुई कि लैंड यूज को जो है हमने संरक्षण देना शुरू कर दिया? क्योंकि लैंड की जो है जरूरत, जो ह्यूमन की जो जरूरतें जो है लगातार बढ़ती जा रही है। लेकिन जो ये लैंड है, मैंने बताया कि जो हमारी लैंड है वो 30% है, 70% क्या है, वाटर है। अब ये 30% तो 30% रहेगी भाई, चाहे हम कितना भी अपनी जनसंख्या बढ़ा लें, अपने रिसोर्स बढ़ा लें, कितना भी कुछ कर ले, बट ये तो 30% तो 30% रहेगी, इट विल नॉट एक्सपेंड, ये बढ़ेगी नहीं। इसलिए हमने क्या करना होगा, हमने जो ये जो 30% है इसी को संभाल के रखना होगा। एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। घर मान लीजिए यदि हमारे घर में कुछ लिमिटेड से संसाधन है, ठीक है, हमारे पास मान लीजिए 100 रुपीज़ है, हमारे पास जो 100 रुपीज़ है, अब हमने उसी 100 रुपीज़ से काम चलाना है। अब उसको हम यदि प्रॉपर सही तरीके से यूज करेंगे तो हम जो उसको काफ़ी लंबे टाइम तक यूटिलाइज कर लेंगे। लेकिन हमने एक दिन में जो है उसकी चॉकलेट और आइसक्रीम खानी है तो हम एक दिन में उसको ओवर कर देंगे। ठीक यही बात हमारे लैंड पे होती है। अब हमारे रिसोर्सेज, हमारी ज़रूरतें बढ़ चुकी हैं, मानव ने बहुत ज़्यादा प्रगति कर ली है, विकसित कर हो गया मानव, लेकिन उसने जो अपनी लैंड की तरफ ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से जरूरत पड़ी लैंड यूज लैंड कंजर्वेशन की। अब जो है देखिए कि किस प्रकार जो भूमि जो है खत्म होती जा रही है। देखिए मानव ने जो है टाउन्स बनाने शुरू कर दिए, कस्बे बनाने शुरू कर दिए, कस्बे से पहले गांव, गांव से कस्बे, कस्बे से शहर, शहर से मेट्रो सिटी, और आज जो है बड़े बड़े शहर बनकर तैयार हो चुके हैं। जो जमीन पहले कभी हमारे लिए खेती के लिए जमीन होती थी, एग्रीकल्चर के लिए होती थी या वाइल्ड लाइफ होती थी, आज वो शहरों में बदल चुकी है।
इससे क्या हुआ, इससे हमारी क्लाइमेट चेंज हो गई, हमारी जलवायु पर और हमारी जलवायु धीरे धीरे चेंज होती चली। आज हमें लग रहा है कि कुछ जो हरे भरे क्षेत्र थे वो धीरे धीरे जो रेगिस्तान होते जा रहे हैं, जंगली जानवर जो खत्म होते चले जा रहे हैं। इससे क्या हुआ, इम्बैलेंस हो रही है हमारी पृथ्वी, जो इम्बैलेंस हो रही है, बायोडाइवर्सिटी जो खत्म हो रही है, और जिसकी वजह से जो एक दिन ऐसा आएगा जो पूरी पृथ्वी जो डेजर्ट बन जाएगी, और जिसके लिए हमें जरूरत है कंजर्व करने की, जमीन को संरक्षित करने की, बचाने की। अब इसके लिए हमें क्या करना होगा, लैंड यूज कंजर्वेशन के लिए हमें लैंड यूज कंजर्वेशन के लिए जो है भूमि का जो है सही मायने में प्रयोग करना होगा। हमें जो खेती से संबंधित जो खेती है, या मान लीजिए खेती योग्य भूमि है, उसको जो है बर्बाद होने से रोकना, ठीक है। इसके लिए हमें पॉलिसीज बनानी होगी, इसके लिए नीति बनानी होगी। इसके लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए, इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए प्लांटेशन। हमें जो बहुत ज्यादा मात्रा में जो है प्लांटेशन करना होगा, वृक्षारोपण करना होगा। यदि हम अपनी जमीन को, अपनी जायदाद, अपनी भूमि को बचाना चाहते हैं तो हमें बहुत ज्यादा मात्रा में प्लांटेशन करना होगा। दूसरा क्या है, हमें वाटर सेव वाटर, ठीक है, सेव वाटर, पानी को जो है बचाना होगा। पानी को जो हमें बहुत बड़ी मात्रा में बचाना होगा। उसके बाद यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स, यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स, अब ये क्या है, मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत ज्यादा मात्रा में आपने यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स का यूज करना है। केमिकल्स जो फर्टिलाइजर्स की यूज किया जा रहा है, उससे क्या है, उससे जो हमारी लैंड है उसकी जो क्वालिटी है वो कम होती जा रही है, लैंड डिग्रेडेशन होता जा रहा है, भूमि का निम्नीकरण होता जा रहा है। तो हमें जो है केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूटिलाइज जो है, यूज जो है, प्रयोग जो है कम करना है, जिससे कि हम जो है अपनी लैंड को, अपनी भूमि को, अपनी जमीन को जो है सुरक्षित रख सकें। तो बच्चों ये था आज का हमारा टॉपिक, लैंड यूज पैटर्न। ये तो हुआ हमारा लैंड यूज पैटर्न। उसके बाद इसी से संबंधित आ जाता है नंबर 2 पे आ जाता है सोइल, मृदा क्या है। मृदा क्या है, अब हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए जमीन क्या है, मिट्टी, जमीन तो हमारी हो गई, मृदा तो ये सॉरी लैंड तो हो गई जो हम अपने चारों ओर भूप्रकृति देखते हैं, जिस पर आदमी निवास करता है। और उसी लैंड पर, ठीक है, उसी लैंड पर जो है क्या है, बिल्कुल जो रेत है या दानेदार जो कण पाए जाते हैं, ठीक है, मिनी क्रिस्टल जो पाए जाते हैं, लेयर ऑफ मिनी क्रिस्टल इज कॉल्ड सोइल। जमीन पर जो है छोटे छोटे जो कण पाए जाते हैं, उनकी जो परत पाई जाती है, उसे जो सोइल कहा जाता है, उसे जो है मृदा कहा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखेंगे मृदा क्या है, ये मैंने आपको बता दिया। उसके बाद जो है मृदा के बनने के कारण कौन से हैं, मृदा कैसे बनती है, वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो मृदा को जो बनने में इफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो इसमें सबसे पहला मैं जो है सोइल फॉर्मेशन जिसको हम बोलेंगे, इसको हम लिखेंगे सोइल फॉर्मेशन, मृदा निर्माण इसको हम कह सकते हैं, ठीक है। इसमें भी हम फैक्टर्स देखेंगे, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो सोइल फॉर्मेशन में इफेक्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहले मैं लिखूंगा नेचुरल फैक्टर्स। इसमें सबसे पहले आप नोट कीजिए नेचुरल फैक्टर्स, ठीक है। नेचुरल फैक्टर्स में आ जाएगा, सबसे पहला आ जाएगा इसमें क्लाइमेट। इसमें सबसे पहले आ जाएगा क्लाइमेट, ठीक है। नंबर 2 पे आ जाएगा टेम्परेचर। देखिए लैंड यूज पैटर्न में और इसके फैक्टर्स में बिल्कुल सेम आपको देखने को मिलेंगे। टेम्परेचर आ गया, उसके बाद आ जाएगा वाटर, ठीक है। ये फैक्टर्स हैं जो नेचुरल फैक्टर्स हैं जो है मिट्टी को बनने में प्रभावित करते हैं, मिट्टी के निर्माण में सहायक होते हैं। अब देखिए क्लाइमेट की बात करें, क्लाइमेट का मतलब है यदि मान लीजिए किसी क्षेत्र की क्लाइमेट जो है ठंडी है, वहां पे बिल्कुल बर्फ पड़ी रहती है, तो वहां पर मिट्टी का निर्माण नहीं हो सकता। मिट्टी कैसे बनती है, मिट्टी जो चट्टानों से बनती है, ठीक है। ये मान लीजिए कोई पहाड़ी है और पहाड़ी से ही मिट्टी का निर्माण होता है, ये बात ध्यान में रख लीजिए, ठीक है। ये पहाड़ी है, अब ये पूरी तरह से बर्फ से कवर है, ये क्योंकि यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो क्लाइमेट है बिल्कुल चिल्ड है, ठंडी है, कोल्ड है, यहाँ कभी भी बर्फ पिघलती नहीं। तो यहाँ तो भूल जाइए कि आप मिट्टी बनेगी भी नहीं, यहाँ मिट्टी नहीं बन पाएगी, क्योंकि ये एक तरह से कवर्ड है, यहाँ ये बिल्कुल जो इतना इसका घर्षण नहीं हो सकता इस चट्टान का, ठीक है। तो ये क्लाइमेट ने इफेक्ट कर दिया। यदि क्लाइमेट यहाँ पे गर्म है, यहाँ पे क्लाइमेट जो गर्म है, यहाँ पे बर्फ नहीं पड़ती, पूरा दिन सूर्य चमकता रहता है, तो सूर्य जब चमकेगा तो यहाँ पर केमिकल वेदरिंग होगी, रासायनिक जो है
अपक्षय होगा। अपक्षय का मतलब होता है चट्टान का टूटना, वेदरिंग का मतलब होता है चट्टानों का टूटना। केमिकल वेदरिंग होगी, यहाँ पर फिजिकल वेदरिंग होगी, ठीक है। फिजिकल केमिकल वेदरिंग क्या है? फिजिकल केमिकल वेदरिंग का मतलब हुआ यहाँ पर रिएक्शन हुई, प्रतिक्रिया हुई। दिन में जो है सूर्य चमका, रात को यहाँ पे ठंड हो गई, ठीक है। जो यहाँ पर वाटर के या जो डस्ट जो ड्यू ड्रॉप्स आए, ड्यू ड्रॉप्स ने यहाँ पर जो रिएक्शन की, वो जो है चट्टान टूटना शुरू हुई। फिजिकल वेदरिंग क्या हुई? फिजिकल वेदरिंग यहाँ से जो चट्टान टूटी और पानी यहाँ से चट्टान जो यहाँ से सरकना शुरू हो गई, ये हुआ फिजिकल वेदरिंग, ठीक है। तो यहाँ से चट्टान टूटी, क्लाइमेट गर्म थी, ठीक है, हॉट क्लाइमेट थी, पूरा दिन सूर्य चमका, गर्मी हुई, टेम्परेचर बढ़ा। अब टेम्परेचर, क्लाइमेट गर्म होगी, टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो चट्टान में जो वेदरिंग होगी और मिट्टी का निर्माण जो होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद वाटर है। वाटर जो है, यदि यहाँ पर जो वाटर की अवेलेबिलिटी है तो पानी भी जो धीरे धीरे चट्टान को जो है कमजोर बना देता है और वो चट्टान जो है टूटना शुरू कर देती है। एक तो ये काम हुआ। दूसरा काम क्या है कि मान लीजिए ये चट्टान जो है, ये चट्टान जो पूरी तरह से इस प्रकार से पानी में डूबी हुई है, तो यहाँ पर मिट्टी नहीं बन सकती। ये क्योंकि पानी में भीगी हुई है, पानी में डूबी हुई है, पूरा समय जब पानी में डूबी रहती है तो यहाँ पर भी मिट्टी का निर्माण पॉसिबल ही नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करें, ये हो गया नेचुरल फैक्टर। फिर उसके बाद आ जाता है टाइम, ठीक है। अब सॉइल फॉर्मेशन कोई छोटी प्रक्रिया नहीं है कि ये जो है 1 दिन में, 10 दिन में, 50 साल में जो मिट्टी बनती है। मिट्टी को बनने में जो है हजारों साल लग जाते हैं। आप देखेंगे जो हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्र है, ये जलोढ़ मैदान कहलाता है। इस जलोढ़ मैदान को बनने में जो करोड़ों साल लगे। जो हरियाणा, जो उत्तर भारत की जो मुख्य नदियां हैं, जैसे गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, सिंधु नदी है, यमुना नदी है, घग्गर है, ठीक है, कोसी है, ये नदियां लगातार जो है हिमालय पर्वत से जो है रेत कंकड़ जो लेके आती रहती है और उनमें जो केमिकल वेदरिंग होती है, फिजिकल वेदरिंग होती है और समय के साथ साथ में ये जो मिट्टी में चेंज होती चली जाती है। तो समय जरूरत है, समय की रिक्वायरमेंट रहती है मिट्टी के निर्माण में। जितना ज़्यादा समय लगेगा मिट्टी जो है उतनी अच्छी बनती चली जाएगी। उसके बाद नंबर 3 पे आ जाता है उसका जो है मिट्टी, किसी भी एरिया का स्लोप। मैंने जो लिखा था टोपोग्राफी, ठीक है, टोपोग्राफी वहाँ की कैसी है, वहाँ का धरातल कैसा है, वहाँ का स्लोप कैसा है। यहाँ पर टोपोग्राफी या स्लोप लिख लीजिए, ठीक है। वहाँ का धरातल कैसा है, मान लीजिए कोई क्षेत्र है, वहाँ पर मान लीजिए बिल्कुल ये स्लोपी एरिया है, तो यहाँ पे जैसे जैसे हवाएं चलेगी, पानी बहेगा, तो यहाँ से मिट्टी का निर्माण होता चला जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर इस प्रकार, यहाँ पर इस एरिया में जो मिट्टी का निर्माण जो है, जो चट्टान के कण है वो यहाँ पर बिखरते चले जाएंगे और यहाँ पर मिट्टी का निर्माण होता चला जाएगा। और यदि मान लीजिए यहाँ पर जो स्लोप बिल्कुल इस प्रकार से है, तो यहाँ पर जो मिट्टी जो है काफी देरी से बनेगी, क्योंकि यहाँ पर जो वेदरिंग जो है बहुत कम होगी। पहले ये गड्ढे का जो है निर्माण होगा, ये इसकी फिलिंग होगी, उसके बाद ये इसके बराबर आ जाएगा, तब जाके जो मिट्टी यहाँ पे बन जाएगी, ठीक है। तो इसलिए वहाँ का धरातल कैसा है, वहाँ की टोपोग्राफी कैसी है, ये भी इस चीज को प्रभावित करता है। तो इसके बाद आ जाता है यहाँ पे जो है वाइल्ड लाइफ, ठीक है, या नेचुरल वेजिटेशन, ठीक है। ये चीजें भी जो है मिट्टी के निर्माण में सहायक होती है। वाइल्ड लाइफ का मतलब है यदि मान लीजिए किसी क्षेत्र में बहुत ज़्यादा जंगली जानवर है, तो जंगली जानवर जो मिट्टी पे फिरेंगे, वहाँ की घास है जो उस घास को उखाड़ देंगे, तो वो मिट्टी के निर्माण में सहायक होंगे। वो अपने पाँव से जो मिट्टी का कटाव भी कर सकते हैं बहुत ज़्यादा, उसको डिग्रेडेशन भी कर सकते हैं और उसी को जो मिट्टी के जो है पलटने में भी सहायक होता है। आपको एग्जांपल बता देता हूँ कि जैसे मान लीजिए जो माउस होते हैं, चूहे होते हैं, वो मिट्टी निर्माण में बहुत सहायक, जिसको हम रोडेंट्स कहते हैं, ठीक है। रोडेंट्स जो जानवर होते हैं वो मिट्टी निर्माण में बहुत सहायक होते हैं, जिसमें जो मोंगूज आ जाता है, ऐसे चूहे आ जाते हैं, ठीक है। ये मिट्टी निर्माण में बहुत सहायक होते हैं। क्यों सहायक होते हैं? क्योंकि ये जो है अपने जो होल बनाते हैं, जो बिल बनाते हैं, उनसे उसको क्या करते हैं, मिट्टी को बाहर निकालते रहते हैं, ठीक है। तो जिससे मिट्टी जो है कि मिट्टी का जो एक सर्कल चलता रहता है, जो मिट्टी जो नीचे होती है वो बाहर आ जाती है, जो बाहर वाली है वो अंदर चली जाती है। तो एक रिसाइकिल जो है आता है मिट्टी में सॉइल की लेयर्स में, और वो भी जो है साबित अच्छा एक फैक्टर होता है मिट्टी के निर्माण में। नेक्स्ट हम देखते हैं नेचुरल वेजिटेशन है। और मान लीजिए किसी एरिया में बहुत ज़्यादा घास जो उगी हुई है, ठीक है, वहाँ जो है मिट्टी जो है का कटाव नहीं हो पाता। यदि मान लीजिए कोई डेजर्ट एरिया है, रेगिस्तान की एरिया है, तो वहाँ का पर मिट्टी का निर्माण बहुत ज़्यादा
दिनों में होगा। बहुत ज़्यादा समय लगेगा मिट्टी निर्माण में, लेकिन जहाँ पर नेचुरल वेजिटेशन है, वनस्पति अच्छी है, वहाँ पर मिट्टी जो है अच्छी उपजाऊ बनती चली जाएगी। तो बच्चों ये थे सॉइल फॉर्मेशन के फैक्टर्स, मिट्टी के निर्माण में कौन कौन से फैक्टर साबित होते हैं। तो बच्चों मेरा जो है आपसे शायद क्वेश्चन पड़ा होगा पीछे कि भारत में कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है। ये जो आपकी बुक में जो है सिर्फ एक बॉक्स में दिया गया है कि क्रियाकलाप है, आपने एक्टिविटी करनी है कि भारत में कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है। इसको जो आप एक भारत का मानचित्र लेके जो वहाँ पे जो आप कलर के द्वारा शो कर सकते हो, या मान लीजिए डायरेक्ट आप एक व्हाइट शीट लेकर जो उस पर जो मिट्टी निर्माण की जो प्रक्रिया को लिख सकते हो, या मान लीजिए भारत में कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है, यहाँ पर जो कलर के द्वारा आप दिखा सकते हो। ठीक है, ये एक्टिविटी आप बना के जो है आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हो, आप हमें ईमेल कर सकते हो। ठीक है, या आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो भारत में कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है। मुझे आपके इस आंसर का जवाब रहेगा भारत में कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है। आप दूसरे चीज़ों से भी पता करके जो आप इसका आंसर दे सकते हैं। तो ये तो हुआ हमारा मिट्टी निर्माण। अब जैसे मैंने बताया कि लैंड कंजर्वेशन, भूमि का संरक्षण, उसी तरह से मिट्टी का क्या है, मिट्टी जो हमारी सोइल है वो जो है लगातार जो है डिग्रेड होता जा रहा है, मिट्टी का कटाव होता जा रहा है, एक तरह से मिट्टी का पोल्यूशन होता जा रहा है, प्रदूषण होता जा रहा है। सोइल पोल्यूशन हम जिसको बोल सकते हैं, या मृदा प्रदूषण जिसको हम कह सकते हैं। वो कैसे हैं? फैक्टर वही है, एक तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में फर्टिलाइजर्स का यूज करना, यूज ऑफ ए केमिकल फर्टिलाइजर, यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर, यूज ऑफ ए केमिकल फर्टिलाइजर, ये भी जो है एक जो है मिट्टी को पोल्यूशन करने में बहुत ज़्यादा भूमिका निभाता है। उसके बाद वाटर, ठीक है, जो पानी है, जो नदियों और इंडस्ट्रीज का जो वेस्ट वाटर है, वेस्ट वाटर ऑफ इंडस्ट्रीज में से निकाला गया जो गंदा पानी है वो जो है मिट्टी को जो है प्रदूषित करता है। ठीक है, और उसके बाद अतिचारण जिसको हम बोलते हैं, जो पास्चर एरिया है, पास्चर एरिया, मोर पैस्चर, ठीक है, पशुओं का अतिचारण भी जो है मिट्टी के कटाव में जो है बहुत ज़्यादा भूमिका निभाता है। जहाँ जिस एरिया में बहुत ज़्यादा पशु चरा जाते हैं वहाँ पर जो मिट्टी का कटाव हो जाता है। फिर उसके बाद डिफोरेस्टेशन, ठीक है, वनों का काटा जाना, ये भी जो है मिट्टी के कटाव में बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है। तो इन सभी चीज़ों को अपोजिट हमने जो है मिट्टी को कंजर्व करना है, मिट्टी का संरक्षण करना है। कैसे करेंगे? मिट्टी के संरक्षण के लिए वही फैक्टर्स, वही मेथड्स हम अपना सकते हैं जो लैंड यूज में अपनाए थे, लैंड कंजर्वेशन में अपनाए थे, कि हम जो है बहुत सारे पेड़ पौधे लगाकर जो है मिट्टी को जो कटाव से रोक सकते हैं, नेचुरल वेजिटेशन लगाकर जो है मिट्टी को रोक सकते हैं। फिर उसके बाद हम जो वेदिकाएँ बनाकर जो है मिट्टी की वेदिकाएँ बना सकते हैं। जो स्लोपी एरिया, उस स्लोपी एरिया में जो है हम सीढ़ी नुमा खेत जो है बनाकर कंटिन्यूअस जो है लाइनें लगाकर या कंटिन्यूअस जो खेत बनाकर जो मिट्टी कटाव को हम रोक सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा टॉपिक लैंड सॉइल फॉर्मेशन। आई होप आपको बड़ा अच्छा लगा होगा वीडियो। यदि आपको कोई टॉपिक समझ में ना आया हो तो वीडियो को बार बार देखते रहें, चैप्टर अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। होमवर्क बच्चे अपना कंप्लीट करते रहे, और मैं आपको हर वीडियो में कहता हूं कि आप हमें जो है होमवर्क कंप्लीट करके जो है इस नंबर पे जो व्हाट्सएप कर सकते हो। हमारे पास जो कुछ बच्चों के व्हाट्सएप नंबर जो आना शुरू हो गए हैं, और हम जो एक ग्रुप बना रहे हैं जिसमें क्लास वाइज जो बच्चों के ग्रुप जो बन जाएंगे, और आपके पास जो रेगुलर होमवर्क पूछना। आप ये जो होमवर्क कंप्लीट करके जो मैंने क्वेश्चन बताए कि आपने जो है मिट्टी के प्रकार भी लिखने हैं, ठीक है, और उसके बाद जो है भारत में कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है, और सोइल फॉर्मेशन, ये 2-3 क्वेश्चन आपने लिखने हैं। मिट्टी निर्माण में कौन कौन से कारक सहायक होते हैं, ये क्वेश्चन लिखना आपने। भारत में कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है, ये 2 क्वेश्चन करके आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपका होमवर्क चेक होगा और आपको जो रिस्पॉन्स मिलेगा। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहे लक्ष्य अकेडमी के साथ। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।